अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके, सो हम एनवायरनमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसमें मैं वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करी थी। ये वाली चीज़ें ही हैं थोड़ी सी जो समझने वाली हैं, क्लोरीन की और रैपिड सैंड एंड स्लो सैंड फिल्टर्स। इसके बाद चीज़ें जो आसान हो जाती हैं वो तो आप एक नज़र खुद भी रीड कर लें तो बड़े आराम से हो जाती है, तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि हमें मसला ना हो। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में मैंने आपसे कहा था कि लार्ज स्केल पे 4 स्टेप्स होते हैं। स्टोरेज और सेडिमेंटेशन में डिस्कस कर चुकी थी। अब जब पानी सेडिमेंट हो जाता है उसके बाद हमारे पास इसमें थिक फ्लोक्यूलेशन, मतलब इसमें ना थिकनेस एलम की वजह से थिक प्रेसिपिटेट से बन जाता है। उन सबको हमने रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, पानी की फिल्ट्रेशन करते हैं। अब ये फिल्ट्रेशन वो वाली फिल्ट्रेशन नहीं जो हम केमिस्ट्री की लैब में करते थे, एक छोटे से फिल्ट्रेशन की कौन सी में से हम फिल्टर कर लेते थे। ये बड़ी तरीके की और सोफिस्टिकेटेड से फिल्ट्रेशन होती है जिसके लिए हम सैंड फिल्टर्स इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये ऐसी फिल्ट्रेशन है कि जिसके बड़े दिन लग जाते हैं जिसको होते हुए, और इससे आपका पानी 99% साफ हो जाता है। ठीक है, उसकी फिल्ट्रेशन को पूरा डिटेल में हम आगे डिस्कस करते हैं, रैपिड और स्लो सैंड फिल्टर्स। आखिरी चीज आपकी क्लोरिनेशन। जब आपने हर चीज को रिमूव कर दिया, अभी भी जो बाकी कोई जर्म्स कोई बैक्टीरिया वगैरह रह गए हैं, वैसे फिल्ट्रेशन पानी को बहुत हद तक साफ कर देती है, इतना कि वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, कोई टर्बिडिटी उसमें नहीं रहती, कोई मेजर चीज नहीं रहती। फिर सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि डिजॉल्व जो वायरसेस बैक्टीरिया थोड़े बहुत होंगे वो रह जाते हैं। उसको किल करने के लिए फिर आप क्लोरिनेशन करते हैं ताकि पक्का यकीन हो जाए कि पानी बिल्कुल साफ है। क्लोरिनेशन इसलिए होती है क्योंकि आपका जो क्लोरीन है ये आपको फायदा देता है इस तरह से कि वाटर में से बहुत सारी चीजों को किल कर देते हैं। ये क्लोरीन के इफेक्ट्स हैं। ये आपका ऑस्पी का और एसईक्यू का सवाल है, इसको अपने पक्का याद करना है। ये 6 चीजें हैं, ये 6 फंक्शंस हैं क्लोरीन के। वो आपसे फंक्शंस ऑफ क्लोरीन या इफेक्ट्स ऑफ क्लोरीन पूछते हैं। ठीक है, पहली चीज है जर्मिसिडल है। दूसरी चीज है कि ये आपके पास जो आयरन मैंगनीज और हाइड्रोजन सल्फाइड है, इनके ऑक्साइड्स बना देते हैं जिसके बाद ये पानी से बड़े आराम से टॉक्सिक नहीं रहते। ठीक है, आयरन मैंगनीज और हाइड्रोजन सल्फाइड। तीसरी बात कि पानी में कोई भी टेस्ट या ऑर्डर अगर है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब कोई टेस्ट है कोई ऑर्डर है, नॉर्मली तो नहीं होता ना। फिर ये एल्जी और स्लाइम प्रोड्यूसिंग जितनी ऑर्गेनिजम्स है, प्लैंकटन वगैरह, उन सबको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तीस आखिरी है, सेकंड लास्ट है कि ये कोएगुलेशन ऑफ द वाटर में हेल्प करता है कि अगर इसमें कोई भी पानी में ऐसी चीज होती है तो वो कोएगुलेट करके अलग हो जाती है क्लोरिनेशन से। और आखिरी चीज है कि पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जितने भी उनको किल करता है। ये 6 बातें आपने पक्की पक्की रट लेनी है क्योंकि ये आपसे पूछते हैं और आपने ये 6 बातें लिखी होती है। अपने से कुछ भी लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये 6 बातें हैं। फिर हमारे पास है कि एक्शन क्लोरीन का होता है किस तरह। क्लोरीन बेसिकली जब जाता है तो पानी के साथ मिलकर 2 चीजें बनाता है। एक ये हाइपोक्लोरस एसिड बनाता है, ठीक है, ये आपका हाइपोक्लोरस एसिड है। और दूसरा ये आपका नॉर्मल जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बनाता है। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो बेसिक वैसे तो एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अल्कलाइन नेचर का है। तो अल्कलाइन नेचर में ये एसिड बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये फर्क नहीं डालता। ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये हाइपोक्लोरस एसिड बाद में आपका हाइपोक्लोराइट आयन देता है, OCl नेगेटिव आयन, और यही सारी की सारी जो डिसइंफेक्शन है वाटर की वो इससे होती है। हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोक्लोराइट आयन सारा काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास ना जो एक्शन ऑफ क्लोरीन है वो डिपेंड करता है कि पानी की कुछ चीजें ऐसी हैं कि पीएच जैसे 7 होनी चाहिए। आपका एमसीक्यू आता है कि 7 पीएच के अराउंड जो है वो क्लोरीन का एक्शन बेस्ट होता है। पानी में ट्रेबिडिटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पानी बिल्कुल क्लियर हो, ट्रेबिड ना हो, और उसके क्योंकि मैंने कहा ना फिल्ट्रेशन से ट्रेबिडिटी ठीक हो जाती है। टेम्परेचर और पीएच बड़ा मेंटेन सा हो। उसके साथ साथ आपने क्लोरीन इतनी एफिशिएंट अमाउंट में डाला हो कि वो उससे सारे के सारे मैटर से रिएक्ट कर सके। उसके लिए क्लोरीन डिमांड एक चीज होती है। मैं आपको भी बता देती हूँ, ये डेफिनेशन है क्लोरीन डिमांड। क्लोरीन डिमांड का मतलब ये कि जितना क्लोरीन हमें उस पानी में चाहिए टू किल ऑल द ऑर्गेनिजम्स, उसको क्लोरीन डिमांड कहते हैं। ठीक है, हमेशा हम जितना जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही डालते हैं। ठीक है, अगर सपोज करते हैं कि मेरे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, 1 लीटर बहुत थोड़ा सा, फिर मैं वैसे एग्जांपल दे दूं। 1 लीटर के लिए जो क्लोरीन की मुझे अमाउंट चाहिए वो 10 मिलीग्राम जैसे सपोज कर लेते हैं। तो 10 मिलीग्राम अगर मैं डालूंगी इसमें तो वो सारा का सारा पानी बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन सारा क्लोरीन यूज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी कि मैं 10 नहीं, मैं 12 मिलीग्राम डालूंगी। 12 इसलिए ताकि सारा क्लोरीन यानी 10 मिलीग्राम यूज होने के बाद 2 बच जाना चाहिए। मेरे पास कुछ ना कुछ क्लोरीन पीछे होना चाहिए कि मुझे पता हो कि भाई सारा क्लोरीन इस्तेमाल होने के बाद सारा पानी साफ हो चुका है और अब मेरे पास ये फायदा थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लोरीन बच चुका है। तो आपके पास जितना एग्जैक्टली क्लोरीन पानी को जरूरत होता है उसको आप क्लोरीन डिमांड कहते हैं। ठीक है, और आपके पास जो बाकी एंड में बच जाता है यानी कि पानी सारा साफ होने के बाद थोड़ा सा क्लोरीन अगर बच जाता है तो उसको आप रेजिडुअल क्लोरीन कहते हैं। तो क्लोरीन डिमांड को जो कैलकुलेट करने का तरीका होता है ना वो ये होता है कि आपने कितना क्लोरीन ऐड किया, एडेड क्लोरीन माइनस रेजिडुअल कितना था। सपोज मैंने 12 ऐड किया तो मैं लिखूंगी 12, और माइनस सपोज मैंने रेजिडुअल क्लोरीन की अमाउंट जब चेक की तो वो 2 था, तो 2 मैंने कर दिया। तो 10 मिलीग्राम जो है वो मेरा क्लोरीन की डिमांड है उस पानी की। ठीक है, रेजिडुअल क्लोरीन होता है जो हमेशा पीछे बच जाते हैं और उसकी अमाउंट बिल्कुल एक लाइक 0.2 पार्ट्स पर मिलियन से हमेशा ज्यादा ही होनी चाहिए। फिर आपके पास आता होता है
यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताई थी कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लोरीनेशन क्या होते हैं, ये सवाल भी कभी कभी आ जाता है। ये वाली बात कि पानी टर्बिडिटी से फ्री होना चाहिए, क्लोरीन एफिशिएंट अमाउंट में एडेड हो। क्लोरीन को पानी के साथ कांटेक्ट में रहने के लिए 1 घंटा कम से कम देना है, ये नहीं कि क्लोरीन डाल लिया और निकाल लिया, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो फ्री या रेजिडुअल क्लोरीन है जो कि आपके पास बच जानी चाहिए, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। 0.2 नहीं, 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से तक, इस इतना कम से कम आपके पास रेजिडुअल क्लोरीन होना चाहिए कि एक, अगर आपके पास 1 लीटर पानी है तो उसमें 0.5 मिलीग्राम रेजिडुअल क्लोरीन लाजमी होना चाहिए। अगर सारा का सारा यूज अप हो रहा है और कुछ भी रेजिडुअल नहीं रह रहा है तो इसका मतलब हमें यकीन नहीं है कि सब कुछ सही हुआ है या नहीं हुआ। ये हो गया। और उसके अलावा आपके पास जो क्लोरीन डिमांड के हिसाब से आपने सही अमाउंट ऐड करनी है, ठीक है। तो आपके पास ये प्रिंसिपल्स होते हैं। जो आपके पास आती है चीज क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा इफेक्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, एक्शन पूछ लेते हैं उसमें आपके एमसीक्यूज में। अच्छा, मेथड्स क्या है फिर आपके। अच्छा जी, तो मैं बात कर रही थी कि हमारे पास ये जो मेथड्स ऑफ क्लोरीनेशन है ना, इसमें आपके सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए, इसकी डिटेल्स कभी भी नहीं आती होती, ठीक है। पहला मेथड है जो है आपका क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस का ये है कि आपने क्लोरीन गैस फॉर्म में एक इक्विपमेंट के थ्रू बाकायदा पानी पे अप्लाई करनी होती है और क्लोरीन शामिल हो जाता है पानी में और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बहुत ईजी तरीका है, ये चीप तरीका है और ये एफिशिएंट भी है। मतलब जाहिर है ये बहुत लंबा टाइम भी नहीं लेता, जल्दी भी हो जाता है, क्विक भी है और आसान भी है अप्लाई करने के लिए। इस वजह से जो आपका जनरल वाटर होता है उसको ज्यादातर साफ करने के लिए क्लोरीन गैस इस्तेमाल कर ली जाती है और इसका बहुत फायदा समझा जाता है एज कम्पेयर टू जो पहले वाले मेथड थे। जैसे पहले हम ज्यादा इस्तेमाल करते थे क्लोरामीन्स। क्लोरामीन्स होता है ये कि आपने क्लोरीन भी ऐड करना है और अमोनिया भी ऐड करना है। ये दोनों जब पानी में ऐड होते हैं तो मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसको क्लोरामीन कहते हैं। ये कंपाउंड भी क्लोरीन ही देगा, ठीक है। पानी में जाके एक्शन क्लोरीन नहीं करना है, लेकिन होता ये कि इससे ना क्लोरीन जरा देर तक रिलीज होती रहती है और रेजिडुअल क्लोरीन भी ज्यादा बनती है, तो इसलिए पानी की जो क्वालिटी होती है जो साफ पानी की, वो एज कम्पेयर टू जो क्लोरीन गैस वाले वो ज्यादा अरसे तक मतलब रहता है, रेजिडुअल क्लोरीन भी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम वो है कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसके लिए ज्यादा चीजें भी चाहिए और ये उतना ज्यादा इजी टू डू भी नहीं है। इस वजह से ये आपका बहुत जो आपने नॉर्मल हालात में अप्लाई करना होता है उसमें नहीं इस्तेमाल होता, बड़े बड़े सैंड फिल्टर्स में यही इस्तेमाल होता है। पर क्लोरोन आपका बेसिकली हाइपोक्लोराइट है, यानी क्लोरीन को कैल्शियम के साथ आप कंबाइन कर देते हैं। कैल्शियम जो आपके हाइपोक्लोराइड कंपाउंड्स होते हैं वो बन जाते हैं और इनमें भी अंदर जाके क्लोरीन ही देना होता है, ठीक है। 60-70% इनमें क्लोरीन ही होता है और ये आपके पानी में अंदर जाके क्लोरीन से पानी को साफ कर देते हैं सिंपली। तो ये 3 तरीके हैं, वरना बहरहाल इससे ज्यादा इसकी डिटेल कभी भी नहीं आती जी। क्लोरीन डिमांड और रेजिडुअल क्लोरीन मैंने आपको बता दिया। अगला पार्ट है जी ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन। ये सवाल आपके पास आता है, कर्व आता है आपके ओएसपी में, कहते हैं इस कर्व को लेबल करें। होता क्या है बेसिकली, इसमें इन्हें पूछा हुआ कि जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो ये एक कर्व बनता है और इस कर्व में आपको किस तरह पता चलता है कि क्या पर कहाँ पर और ब्रेक पॉइंट कहाँ पर है, उसको लेबल, मतलब आपके पास जो ओएसपी में आते हैं वो लेबल करने के लिए आते हैं या फिर एससीक्यू में आ जाते हैं कर्व को एक्सप्लेन करें। होता ये है कि क्लोरीन और अमोनिया डालने के बाद का ये कर्व बना हुआ है, ठीक है। पानी था हमारे पास, पानी में हमने क्लोरीन ऐड करना शुरू किया और यहाँ से, ठीक है, और अमोनिया भी ऐड करना शुरू किया। शुरू में क्या होता है, ये हमारे पास अब जाहिर है कोई ना कोई पानी ऐसे जो अभी गंदा है, जिसको गंदे से मनाते हैं कि फिल्ट्रेशन के बाद अब हमारे पास ये पानी आया है, तो हमने यहाँ पर इसमें क्लोरीन ऐड करना शुरू की। देखें यहाँ पर डोज ऑफ क्लोरीन लिखा हुआ है, ठीक है। क्लोरीन ऐड करना शुरू की और अमोनिया भी ऐड करना शुरू किया। तो शुरू में क्या हुआ कि क्लोरीन और अमोनिया के कंपाउंड्स बनते जा रहे थे, यानी क्लोरामीन्स बनते जा रहे थे। तो ये जो पहला स्टेप होता है यहाँ आपने लिखना होता है फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स, ठीक है, बुक में बना हुआ भी है। यहाँ पीक तब तक जाती है जब तक क्लोरामीन्स अभी बन रहे होते हैं, अमोनिया और क्लोरीन के जो कंपाउंड जब बन रहे थे। इस पीक पे आने का मतलब होता है कि सारा का सारा क्लोरीन और अमोनिया अब कंपाउंड फॉर्म में आ गया और मजीद अमोनिया प्रेजेंट नहीं है। क्लोरीन आपने अभी भी ऐड करते जाना है। क्यों करते जाना है? क्योंकि वो जो क्लोरीन और अमोनिया पड़ा हुआ है ना, वो तो डिस्ट्रॉय होता जाएगा, क्योंकि जाहिर है हमने पानी में से ऑर्गेनिक मैटर जो कुछ भी रह गया उसको रिमूव करना है। तो आप क्लोरीन ऐड करते जाएंगे। ये देखें डोज ऑफ क्लोरीन वाली साइड से कर्व इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अब ये वाली जगह रेजिडुअल क्लोरीन वाला जो कर्व है वो पहले ऊपर गया था, अब नीचे आ रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि अब आपके जितने क्लोरामीन वाले कंपाउंड है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, वो सारे यूज अप हो रहे हैं। आपने तब तक उनको मजीद क्लोरीन ऐड करते जाना है जब तक वो सारे पॉइंट्स यहाँ तक यूज नहीं हो जाते, ठीक है। ये फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन्स था, ये पीक पॉइंट मैक्सिमम क्लोरामीन अमाउंट है और ये डिस्ट्रक्शन ऑफ या फिर यूज ऑफ क्लोरामीन्स है। अब यहाँ पर सारे क्लोरामीन्स इस्तेमाल हो रहे हैं और पानी साफ हो रहा है। ये पॉइंट होता है ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, इसको कहते हैं। और क्यों कहते हैं? ये वाला पॉइंट होता है जहां पर आपका सारा का सारा पानी बिल्कुल साफ हो जाता है, सारे क्लोरामीन्स इस्तेमाल हो जाते हैं और अब जो आप क्लोरीन मजीद ऐड करेंगे वो फ्री रेजिडुअल क्लोरीन के तौर पे आती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है, जिसकी हमने कहा कि स्टैंडर्ड अमाउंट 0.5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये अब आपकी फ्री रेजिडुअल क्लोरीन इसके बाद आपके पास आती रहती है, तो इसलिए फिर आप इसको जब आपको पता चल जाता है कि अब ये हो गया तो फिर आप क्लोरीन ऐड करना बस कर देते हैं। तो ये कर्व बहुत जरूरी है, आपके ओएसपी में आता है, आपने इसको लेबल भी करना आना चाहिए। बस ये बातें लिखनी है, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरामीन, डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरामीन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन,
क्लोरिनेशन एंड फ्री रेजिडुअल क्लोरीन, वैसे 4-5 बातें हैं और आपको सब कुछ फिट हो जाता है, ठीक है। सुपर क्लोरिनेशन का मतलब ये कि जब आपके पास पानी आता है ना ऐसा कि बहुत ही गंदा है और आपको नहीं पता कि इसमें कितने क्लोरीन की जरूरत होगी, आपको अंदाजा भी नहीं हो रहा, तो आप बहुत ज्यादा अमाउंट में ऐड कर देते हैं और एंड में जो बच जाती है रेसिडुअल क्लोरीन वो अगर ज्यादा बच जाती है तो आप उसको रिमूव कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं इस तरीके को सुपर क्लोरिनेशन। नॉर्मली ऐसे नहीं किया जाता, नॉर्मली हम क्लोरीन को क्लोरीन डिमांड के मुताबिक ऐड करते हैं, बहुत ज्यादा ऐड नहीं करते। लेकिन कुछ जो बहुत गंदे पानी होते हैं, हेविली पोल्यूटेड वाटर होते हैं और जिनका हमें नहीं पता होता बिल्कुल भी कि इनको कितनी जरूरत होगी, उनमें हम सुपर क्लोरिनेशन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। ये एमसीक्यू में आता है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद है जी टेस्ट फॉर फ्री क्लोरीन, ये आपका ऑस्पी का सवाल है, इसके भी सिर्फ नाम आपको आने चाहिए कि ये टेस्ट के नाम क्या है। ये आपको ऑस्पी में 3 नंबर का सवाल है, 3 नंबर आपको मुफ्त के मिलते हैं कि फ्री क्लोरीन को चेक करने के क्या तरीके। एंड में जो रेजिडुअल क्लोरीन बच गई उसको ही फ्री क्लोरीन कहते हैं और उसको चेक करने के लिए या तो हम ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट करते हैं, ये ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड या स्टार्च आयोडाइड, ये क्या है, ये बेसिकली आपके केमिकल्स हैं। ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट में ये होता है कि ऑर्थोटोलिडीन आपका एक केमिकल है, HCl में मिक्स्ड होता है। करना आप नहीं होता है कि आपने 1 ml वाटर लेना है जिसको आपने चेक करना है, जिसमें आपने मतलब फ्री रेजिडुअल क्लोरीन चेक करनी है और 1 ml आपने ऑर्थोटोलिडीन डाल देना है, उसका कोई कलर आएगा, येलो से कलर का होना चाहिए। येलो कलर को आप एक स्टैंडर्ड कलर जो वहां पर अवेलेबल होता है उससे कंपेयर कर लेते हैं 15 सेकंड के अंदर अंदर, मतलब जब दोनों को मिक्स करेंगे उसके 15 सेकंड के अंदर अंदर उसके कलर को कंपेयर करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना फ्री क्लोरीन है। और अगर आप 10 से 15 मिनट के बाद उसको चेक करेंगे तो आपको वो बताएगा कि टोटल क्लोरीन इसमें कितना था, मतलब फ्री क्लोरीन भी और जो उसमें टोटल यूज्ड अप क्लोरीन था, ठीक है। तो ऑर्थोटोलिडीन टेस्ट दोनों कुछ बता देता है। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड इसी की जरा मजीद रिफाइंड फॉर्म है जिसमें अलग अलग आपको पता चल जाता है कि टोटल क्लोरीन में से फ्री कितना था और यूज्ड अब कितना हुआ। ये तो ये बताता था ना ऑर्थोटोलिडीन के फ्री कितना है और टोटल कितना है। ऑर्थोटोलिडीन आर्सेनाइड ये बताता है कि फ्री कितना था और जो फ्री के अलावा था, मतलब जितना क्लोरीन डिमांड में इस्तेमाल हुआ वो कितना था। और स्टार्च आयोडाइड टेस्ट जो बेसिकली आपका टैप वाटर में अगर आपने चेक करना है तो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि आप ये डाल देते हैं, स्टार्च सोल्यूशन डालते हैं टैप वाटर में और फिर आप उसके ऊपर से डाल देते हैं पोटेशियम आयोडाइड का क्रिस्टल और कलर को चेक कर लेते हैं। मेथड आपको नहीं भी आता तो इट्स फाइन, नाम आने चाहिए, नाम ही आपसे पूछते हैं, ठीक है। लेकिन मोटा मोटा मैंने फिर भी बता दिया। अगले पार्ट में कहते हैं सैंड फिल्टर्स दोनों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक किसी कोई मसला हो क्या नाज़मीन। थैंक यू।